मिलवारपुर नाम का एक बहुत बड़ा और सुंदर गांव था। वो गांव देखने में इतना ज्यादा सुंदर था कि शहर के लोग छुट्टियों में वहीं आया करते थे। वह गांव पहाड़ों के पास में था, जिस वजह से उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती थी। उसी गांव में पहाड़ों के पास ही एक छोटा सा घर था, जिसमें चिंटू अपने पिताजी के साथ रहा करता था। चिंटू गांव में घूमने आए लोगों को गांव पहाड़ दिखाया करता था और वे लोग खुश होकर उसे कुछ खाने को या फिर पैसा दे दिया करते थे। पैसे मिलते ही चिंटू पहाड़ पर जाता था और वहां बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाया करता था और सोने का सामान ले जाकर वही खाया करता था। चिंटू को अपनी जिंदगी बहुत पसंद थी, मगर उसके पिता प्रदीप को चिंटू का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसे हमेशा पढ़ाई के लिए डांटा करते थे। आखिर मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये सब काम करने से तुम्हारा भविष्य नहीं सुधरेगा। तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। क्या पिताजी, आपको मेरी ये काम से क्या समस्या है? देखिए, इतनी छोटी उम्र से ही मैं कितना अच्छा खासा कमाई कर लेता हूँ। मैं तो इस काम से बहुत खुश हूँ। प्रदीप चिंटू को समझाता है, मगर चिंटू प्रदीप की बात नहीं मानता है, इसलिए प्रदीप वहां से चला जाता है। चिंटू भी मजे करता हुआ गांव में घूमने लगता है। चिंटू का एक नील नाम का दोस्त था। नील पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चिंटू का खास दोस्त था। चिंटू और नील अक्सर शाम में एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। भाई नील, तू क्या इस पढ़ाई के पीछे पड़ा है? हम दोनों मिलकर लोगों को गांव घुमाया करेंगे और दोनों अच्छे खासे पैसे कमाया करेंगे, और जो जो चीज हम खरीदना चाहते हैं वो सब खरीदा करेंगे। नहीं भाई, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैं तेरे साथ रहता हूँ। पर मैं हमेशा तुझे ये काम छोड़कर पढ़ाई करने का ही सलाह दूंगा। भले आज तुझे ये छोटी कमाई बहुत बड़ी लग रही है, पर आने वाले समय में पढ़े लिखे लोगों का ही गुजारा है। मैं शहर देख कर आया हूँ, इसीलिए तुम्हें भी कहता हूँ, ये सब रहने दे और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दे। क्या तू भी वापस वही बात लेके बैठ गया? और हमारा गांव इतना सुंदर है, भला मैं क्यों शहर जाऊंगा? मैं तो सारे शहर वालों से कमाई करूंगा। ऐसा कहकर चिंटू हंसने लगता है और फिर चिंटू और नील घर चले जाते हैं। अगले दिन इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो नील? कब से देख रहा हूँ इधर उधर घूमे जा रहे हो। अरे, माँ ने मुझे पैसे दिए थे बादाम शेक पीने के लिए। पता नहीं मुझसे पैसे कहीं गिर गए। इतनी सी बात, चल मैं तुझे बादाम शेक पिला देता हूँ। पर ये तो बता, ये रोज तू बादाम शेक क्यों पीता है? अरे, मेरी माँ कहती है इसे पीने से दिमाग की याददाश्त मजबूत होती है और आप समझदार बनते हैं। हे भगवान, तू भी क्या क्या सोचता रहता है। खैर छोड़, ये ले, पी ले अपना बादाम शेक। कुछ दिन बाद गांव में नए लोग घूमने आए। उस दिन लीला की छुट्टी थी, तो वो भी चिंटू के साथ लोगों को गांव घुमाने उसके साथ चला गया। चिंटू लोगों को सब कुछ दिखा रहा था, लेकिन वो लोग विदेश से आए हुए थे, तो उन्हें चिंटू की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहां नीला आती है और उन्हें अंग्रेजी में सारी बातें बताती है। अंत में जाने से पहले वो लोग नील को बहुत ज्यादा पैसा देकर जाते हैं। चिंटू ये देख बहुत हैरान हो जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देख, आज अगर वही सारी चीज़ें तू उन्हें दिखाता तो ये सारे पैसे तेरे ही तो होते। छोड़ यार, ये तो बस एक लोग थे, सभी ऐसे थोड़ी ही होते हैं। चल, तू अपना बादाम शेक पी ले। चिंटू बादाम शेक की दुकान पर जाता है। वो वहां पर रोज एक बच्चे को देखता था, जो कि उसी बादाम शेक बनाने वाले को बच्चा था। वो बच्चा बहुत पढ़ने का चाह रखता था, पर उसके पिताजी के पास इतने में पैसे नहीं थे जो कि उसकी पढ़ाई के लिए वो दे सके। चिंटू का दिल बहुत ही साफ और दयालु था। चाचा जी, अगर आपका बेटा इतना ही पढ़ना चाहता है तो आप उसे स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। इसकी पढ़ाई के लिए मैं आपको पैसे दिया करूंगा। चिंटू की ये बात सुनकर बादाम शेक बनाने वाले के आंखों में आंसू आ जाता है और वो चिंटू को ढेर सारा आशीर्वाद देता है। वाह भाई,
तू अपनी पढ़ाई करता नहीं है और इस बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे देगा। मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। पर उस बच्चे को देख, कितना शिद्दत से वो पढ़ाई करना चाहता है। तो अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं ये क्यों ना करूँ। तेरी मर्जी भाई, तू कर, तुझे जो करना है। कई साल बीत जाते हैं। अब चिंटू और नील बड़े हो चुके थे। नील अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा चुका था। फिर एक दिन वो वापस गांव आता है। चिंटू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्या भाई, तू तो अभी तक वही गवार बना हुआ है। वाह, तो लगता है इसीलिए तूने इसे पढ़ाया था। नील चिंटू का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। चिंटू को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो वहां से भागकर गांव के पहाड़ों पर बैठकर रोने लगता है। पिताजी बिल्कुल सही कहते थे, ये दुनिया बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बुरी है। उसे वहां इतना रेत दिखता है। एक बाबा आता उसके पास आते हैं। बेटा, मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। हमेशा तुम्हें हंसता खेलता हुआ देखा है, लेकिन आज पहली बार तुम्हें अपने अनपढ़ होने के लिए रोते हुए देखा है। चिंटू अपने दिल की बात बाबा को बताता है। बेटा, तुम इतने दयालु हो कि तुमने अपने आधे से ज़्यादा पैसे उस बादाम शेक वाले के बेटे को पढ़ाने में लगा दिया। तो अब वो बादाम शेक ही तुम्हारे काम आएंगे। तुम जब कभी उसके पास बादाम शेक पीने जाओगे, तुम अपने आप को एक समझदार व्यक्ति महसूस करोगे। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए ये हो पाएगा। वापस से ज्ञान पाने के लिए तुम्हें अगले दिन उसी की दुकान से एक गिलास और बादाम शेक पीना होगा। चिंटू को ये बात सच नहीं लगी, मगर फिर भी वो बादाम शेक पीने चला गया। बादाम शेक पीते ही मानो चिंटू के अंदर बदलाव सा आ गया। तभी वहां नील आता है और चिंटू को ताने देता है। चिंटू ने नील को ढेर सारा अंग्रेजी में समझाया। ये सब सुन नील हैरान हो गया। मैं नहीं जानता, आखिर पढ़ाई कर लेने से लोगों की दोस्ती कैसे बदल जाती है। नील को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगती है। वो चिंटू से माफी मांगता है। चिंटू अब रोज बादाम शेक पीकर होशियार बन जाता था, मगर फिर एक दिन वो वापस उसी जंगल जाता है और बाबा से मिलता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जादुई बादाम शेक प्रदान किया। उसकी वजह से मैं जान सका कि एक समझदार और ज्ञानी इंसान बनकर कैसा लगता है। लेकिन अब मैं खुद से पढ़ाई करके एक पढ़ा लिखा इंसान बनूंगा। फिर चिंटू बहुत पढ़ाई लिखाई करता है और एक होशियार इंजीनियर बन जाता है। अब वो हर देश के लोगों को अपना गांव दिखाता और एक सुकून भरी जिंदगी जीता है। जबलपुर नामक के गांव में मनोहर अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोहर एक ऑटो ड्राइवर था और बहुत शराब पीता था, जिसके कारण घर में कुछ पैसे नहीं बचते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। एक दिन मनोहर शराब पीकर आया। ए जी, आप इतना क्यों पीते हो? नहीं पियोगे तो हम कितने सुख से रहते। चुप कर अभागिनी, जब से तेरे साथ शादी हुई है ना मुझे कोई सुख मिला है और ना ही कोई बच्चा। ममता ये सुनकर चुपचाप वहाँ से हट जाती है। वो मन में सोचती है कि इनकी ऐसी हालत में इनसे कुछ बात करना भी बेकार है। अगले दिन इनसे बात करूंगी। अगले दिन जब वो होश में आया तो ममता बोली, तुमसे शादी करके जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है और बोलते तुम हो। जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। शादी को 7 साल हो गए और तुमने एक बच्चा तक नहीं दिया और मुझे बोलती हो। फिर ममता भी गुस्से में उस पर जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर मनोहर ममता को एक थप्पड़ मार देता है। फिर ऐसे ही दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है और मनोहर गुस्से में ममता को बहुत मारता है और काम पर चला जाता है। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो जो ऐसा पति दिया? पति का सुख न मिला, कम से कम बच्चे का तो सुख दे दो भगवान। फिर कुछ ही दिनों बाद ममता पेट से होती है। फिर उसमें भी एक दिन मनोहर पी कर आता है और ममता को बहुत मारता है और गुस्से में अपने काम पर चला जाता है। वो नशे में गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है
और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। ममता को ये खबर मिलती है तो वो कहती है, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? नालायक ही पति दिया था, पर कम से कम मेरा सहारा तो था। अब मैं कैसे जीऊंगी? बेटी, भगवान ने तेरे पेट में एक संतान का सहारा दे दिया है, तुम चिंता न करो। पति के गुजर जाने के बाद ममता मजबूरी में लोहे की कंपनी में काम कर रही होती है, जिसमें एक दिन हादसा होने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर वो घर पर बैठ जाती है और कुछ महीने बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। ममता, तेरे घर बेटी आई है। आप ये क्या कह रही है? हाँ ममता, तू सही सुन रही है, तेरे घर लक्ष्मी आई है। ये सुनकर ममता थोड़ी दुखी होती है और मन ही मन भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपने एक संतान भी दी तो वो भी लड़की, जिससे मुझे समाज से बचा कर रखना होगा। ममता को चिंतित देख विमला काकी कहती है, ममता, तू इतनी चिंता मत कर, तेरे दिन बदलेंगे, सुख के दिन आएंगे, तेरी बच्ची का नाम सुखी रख दे। ठीक है काकी, आप कह रही है तो सही ही होगा। ममता, ये ले सुखी के लिए सुनहरे रंग की फ्रॉक। मेरे पास थोड़े पैसे थे जिससे मैं ये फ्रॉक ले आई। फ्रॉक को देखकर ममता बहुत खुश होती है। फ्रॉक देखने में बहुत सुंदर थी तो उसे पहनकर ममता सोचती है कि भगवान इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है जिससे इसका पेट भर सके। इतना कहते ही घर के गेट पर बहुत सारा खाने पीने का सामान आ गया। जब ममता बाहर आई और उसने देखा सारे खाने के सामान तो उसने सोचा कि काकी दे गई है। भगवान, बहुत धन्यवाद जो तुमने विमला काकी को मेरी मदद के लिए भेजा। वो इतनी सारी खाने की चीजें दे गई। ममता उस फ्रॉक का जादू नहीं समझ पाई और फिर सुखी को खाना खिलाकर वो फ्रॉक को बक्से में रख देती है। विमला अगले दिन उसके घर आई तो, काकी, बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इतनी मदद की और खाने का सामान भेजा। नहीं ममता, मैंने तो कोई खाने का सामान नहीं भेजा। क्यों मजाक कर रही हो? क्या आपके नाम पर भगवान ने भिजवाया है? हो सकता है ममता। फिर कुछ दिन बीतते हैं। ममता लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके बेटी को पाल रही थी। कुछ सालों बाद सुखी 5 साल की हो जाती है। एक दिन आसपास के घरों के बच्चों को देखकर एक रात खाने के समय सुखी कहती है, माँ, तुमने मेरा नाम सुखी क्यों रखा है? हमने तो कोई सुख के दिन नहीं देखे। हाँ बेटी, मैंने आज तक कोई सुख नहीं देखा और ना ही तुझे सुख दे पाई हो, लेकिन काकी माँ ने कहा था कि हम अच्छे दिन जरूर देखेंगे, इसलिए उन्होंने ही ये नाम रखा था। फिर सही पोषण ना मिल पाने के कारण एक दिन सुखी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड से लग जाती है। तब उसकी अंधी माँ उसको कुछ बात समझाकर दवा लाने के लिए जाती है। तभी उसके रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। फिर बहुत देर हो जाने पर सुखी खोजते खोजते बाजार जाती है और अपनी माँ की लाश को सड़क पर देखकर बहुत रोती है। माँ, तुम चली गई। तुम तो कहती थी हमारे सुख के दिन आएंगे और तुम मुझे ही दुखी करके चली गई। सुखी फिर रोते रोते अपने घर जाती है। घर में अपनी माँ को याद करके वो सामान देखने लगती है जिसे बेचकर वो कुछ खा पी सके। तभी उसे वो फ्रॉक दिखती है। वो उसे लेकर बाजार निकल जाती है। बाजार में राखियों की लगी दुकानें देखकर वो सोचती है कि काश मेरे पास भी राखियां होती जिसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमाती। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति राखियों से भरी टोकरी उसको लाकर देता है। बेटी, यह लो मेरी राखियों की टोकरी, इसे बेचकर तुम पैसे कमाओगी क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा घूम नहीं पा रहा हूँ। हाँ बाबा, मैं जरूर करूँगी, आप यहाँ बैठो। सुखी अपनी राखी की टोकरी पूरे बाजार में घूम घूम कर अच्छे दामों में राखियां बेचकर पैसे कमा कर आती है। तो वो देखती है कि वो बूढ़े काका वहाँ नहीं है। तो वो सोचने लगती है, लगता है वो बाबा कोई भगवान थे जो मेरी मदद करने के लिए आए थे। फिर वो वहीं बैठकर सुनहरे रंग की फ्रॉक को हाथ में लेकर सोचती है, काश मेरा कोई भाई होता जिससे मैं राखी बांध पाती। तभी वहाँ एक भिखारी के रूप में एक लड़का मुन्नू आया और बोला, ओ बहन, क्या तुम मुझे राखी बांध सकती हो? मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ भैया, जरूर मैं तुम्हें राखी बांधूंगी।
मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी सुखी मुन्नू को बड़े प्यार से राखी बांधती है। फिर उसका प्यार देखकर मुन्नू मन ही मन सोचता है कि मैं अपनी बहन को क्या दूं। उसका उदास चेहरा देख सुखी कहती है, भैया तुम चिंता न करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक भाई मिल गया और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझको अच्छे कपड़े दिलाने थे। तभी सुखी के हाथ में फ्रॉक देखकर उसे अपने हाथ में ले मुन्नू कहता है, बहन, तुम इतनी छोटी फ्रॉक लेकर क्यों घूम रही हो? मैं तुम्हें ऐसी ही सुंदर फ्रॉक लाकर दूंगा एक दिन। इतना कहना था कि अचानक उसके सामने एक सोने की फ्रॉक आ गई। ये देखकर दोनों भाई बहन चौंक गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मुन्नू बोला, सुखी, ये क्या है? भैया मुझे भी पता नहीं ये क्या हो रहा है। बच्चों तुम लोग घबराओ मत, मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ। मुझसे तुम दोनों जो मांगोगे वो सब मिलेगा, लेकिन बस ईमानदारी से। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे दोनों अच्छा खाना, कपड़े और घर मांगकर फिर अच्छी सी नौकरी पाकर मेहनत करने लगते हैं और लोगों की भी मदद कर सुख से रहते हैं। कहते हैं ना, ईमानदारी से रहने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम के एक गांव में छाया नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता का नाम देवांश था। छाया जब पैदा होती है, उसके पैदा होते ही उसके माँ की मृत्यु हो जाती है। देवांश अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण छाया को ही मानता है, मगर छाया से कभी कुछ नहीं कहता। एक बार छाया अपने दोस्त गोलू के साथ पहाड़ी के पास खेल रही होती है। तभी उसकी गेंद पहाड़ी पर जाकर गिर जाती है। उस पहाड़ी से लगकर बहुत ही गहरी खाई होती है। लगता है गेंद पहाड़ी पर जाकर गिर गई। गोलू तू ठहर, मैं अभी गेंद लेकर आती हूँ। छाया पहाड़ी पर गेंद लेने चली जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह खाई की तरफ गिरने लगती है। गोलू बचाओ मुझे, मैं गिर रही हूँ। गोलू दौड़कर छाया के पास आता है और छाया को खाई की तरफ से निकालने के लिए अपना हाथ देता है। छाया गोलू का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है, मगर तभी अचानक गोलू का पैर फिसल जाता है और वह खाई में गिरकर मर जाता है। जब गोलू के माँ बाप को यह बात पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और छाया पर बहुत गुस्सा करते हैं। गोलू के पिता का नाम रमेश है। छाया, तुम्हारी वजह से आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। देवांश भाई, आपकी ये बेटी अब शगुनी है। इसको आप अपने घर में ही रखा करिए, नहीं तो पता नहीं ये कितने लोगों को खा जाएगी। यह सब देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं और वो आपस में छाया के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। देवांश सर झुकाकर चुपचाप गांव वालों की बातें सुनता है और फिर छाया का हाथ पकड़कर उसको घर ले आता है। छाया, अब तुम गांव के किसी बच्चे के साथ खेलने बाहर नहीं जाओगी। अब तुम सिर्फ घर में ही रहोगी। अपने पिता की बातें सुनकर छाया रोने लगती है। उस दिन से छाया अब हमेशा घर के अंदर ही रहती है। घर के अंदर रहकर छाया ऊब जाती है। जब एक दिन उसका पिता देवांश सो रहा होता है, तभी वह धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और उस बगीचे में जाती है जहां गांव के सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। छाया उन बच्चों के पास जाती है। छाया को अपनी तरफ आता देख बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। वो देखो, छाया आ रही है। मेरी माँ ने मुझे छाया से दूर रहने के लिए कहा है। हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे इससे दूर रहने के लिए कहा है। फिर सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। उनकी बातें सुनकर छाया बहुत दुखी होती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी छाया की नजर एक डिब्बे पर पड़ती है। जब छाया डिब्बे को खोलकर देखती है तो उसमें दो सुंदर सुंदर मोती लगे हुए कंगन रखे होते हैं। तभी अचानक मोतियों से बहुत तेज रोशनी निकलती है और एक आवाज आती है, छाया, मैं एक जादुई कंगन हूँ। इस जादुई कंगन को पहनने के बाद
जब तुम किसी भी मुसीबत में दिखोगी तो तुम्हारे हाथों में जादुई शक्तियां आ जाएंगी, जिससे तुम अपने इन हाथों से लोगों का भला करोगी, जिससे तुम्हारे लिए इन गांव वालों के विचार बदल जाएंगे और फिर सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलेंगे। छाया कंगन पाकर बहुत खुश होती है और घर जाकर उस कंगन को अपने हाथों में पहन लेती है। फिर दूसरे दिन छाया खुशी खुशी बगीचे में जाती है। उन बच्चों की तरफ ललचाई नजरों से देखने लगती है, मगर कोई भी बच्चा उसके पास आकर खेलने के लिए तैयार नहीं होता। अरे देखो देखो, छाया आज फिर से आ गई, बेचारी। सभी बच्चे उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। छाया बगीचे में शाम तक बैठी रह जाती है, मगर कोई भी बच्चा उसके पास खेलने के लिए नहीं आता। फिर छाया उदास होकर घर वापस चली जाती है। अगले दिन छाया जादुई कंगन के द्वारा कही गई बातों को मन में लेकर फिर से उसी बगीचे में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उन बच्चों की तरफ देखने लगती है। जादुई कंगन ने तो बोला था कि कंगन पहनने के बाद मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मगर इस कंगन का तो कुछ भी असर नहीं हो रहा। कोई भी बच्चा मेरे पास खेलने के लिए नहीं आ रहा है। तभी एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ। छाया देखती है कि एक बच्चा पेड़ से लटक रहा है। पेड़ बहुत ऊंचा रहता है। तभी उसकी माँ पार्वती वहां आ जाती है। कोई बचाए मेरे बच्चे को, नहीं तो वह पेड़ से गिरकर मर जाएगा। जैसे ही छाया पेड़ के पास जाती है, तभी बच्चे के हाथ से पेड़ की डाली छूट जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी छाया के हाथों में जादुई शक्तियां आ जाती हैं, जिससे वह बच्चे को जमीन पर गिरने की वजह से अपनी बाहों में थाम लेती है। यह देखकर उसकी माँ आश्चर्यचकित रह जाती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा बच्चा पेड़ से गिरकर मर जाता। यह सब देखकर बगीचे के सारे बच्चे वहां आ जाते हैं और उस दिन के बाद उस गांव के बच्चे छाया को अपशब्द बोलना बंद कर देते हैं, जिससे छाया बहुत खुश होती है। अब छाया खुशी खुशी बगीचे में आती और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को खेलता हुआ देखती और शाम को अपने घर वापस चली जाती। कुछ दिनों के बाद छाया पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी किसी बच्चे को एक जहरीला सांप काट लेता है, जिससे उस बच्चे का सारा शरीर काला पड़ने लगता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर सारे बच्चे बहुत भयभीत हो जाते हैं। तभी वहां उस बच्चे के माँ बाप और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बच्चे के माँ बाप यह देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। भीड़ देखकर छाया भी वहां दौड़ कर आती है। तभी छाया के हाथों में जादुई शक्तियां आती हैं और जैसे ही छाया उस बच्चे के सर पर हाथ लगाती है, उसके शरीर का रंग पहले के जैसा हो जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर गांव के सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी वहां पार्वती आती है। जिस बच्ची को आप लोग अपशगुन मानते हैं, उसके हाथों से आज चमत्कार हो गया। भगवान ने इस बच्ची को अपशगुन के लिए नहीं, बल्कि हमारे बच्चों की रक्षा के लिए भेजा है। पार्वती की बातें सुनकर गांव के सारे लोग शर्म से सर झुका लेते हैं और छाया से माफी मांगते हैं। तब उस बच्चे के माँ बाप छाया को गले लगा लेते हैं। सारे गांव वाले छाया के इस नेक काम की बहुत प्रशंसा करते हैं। जब रमेश यह सब देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। इस लड़की की वजह से मेरा बेटा गोलू पहाड़ी से गिरकर मर गया था। आज गांव वाले इसकी ही प्रशंसा कर रहे हैं। अब मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर एक रात जब छाया अपने कमरे में सो रही होती है, तब रमेश अपना मुंह बांधकर उसको मारने के लिए जाता है। जैसे ही वह छाया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी छाया के हाथों से जादुई कंगन अपने आप निकलकर उस रमेश को जोर जोर से मारने लगते हैं और वह नीचे गिर जाता है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। तभी कंगन की दो मोतियों से तेज रोशनी निकलती है। तुम्हें किसी के अच्छे काम से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम इस बदले के भाव को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि छाया एक बहुत ही मासूम और दयालु हृदय की लड़की है। अगर उसको मारने का भाव तुमने अपने मन में रखा तो तुम्हारे साथ ही ऐसा होगा। तभी छाया की नींद खुल जाती है और रमेश जाकर छाया के पैरों में गिरकर रोने लगता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत गलत समझा था। मैं अपने बेटे की मौत का कारण तुमको मानता था। मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ।
आज मैं तुम्हें मारने के लिए भी आया था। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हैं आप? उठिए, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। छाया की बातें सुनकर रमेश छाया को गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद छाया के साथ गांव के सभी लोग स्नेह पूर्वक और आदर भाव से रहने लगते हैं।